खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को 256 नए मरीज मिले हैं और अब संक्रमण के कुल मामले यहां बढ़कर हो गए हैं 8,856। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 2,884 है। गुरुवार को हालांकि 285 लोग स्वस्थ भी हुए, इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया और अब तक 5,921 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। गुरुवार को हालांकि कोरोना के चलते एक मौत हुई है और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 51 तक पहुंच गई है। एक और चिंता की बात कि 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 दिन की और छूट दे दी है। इसके बाद अब आज और कल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किराना और खाद्य पदार्थों की दुकानें खुली रहेंगी। इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन वाले इलाकों में 31 जुलाई और 1 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किराने की दुकान खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, तेजी से बढ़ता कोरोना, बढ़ते हुए आंकड़े और लॉकडाउन में अभी और 2 दिन की राहत, मामूली राहत ही से कहना चाहिए हालांकि कुछ घंटों के लिए। देवव्रत, जी बिल्कुल, और अगर ये राहत पहले ही दी जाती तो जो पिछले 2 दिनों में तस्वीरें देखने को मिली वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि 4 घंटे की मोहलत दी गई थी केवल 2 दिनों के लिए और ऐसा भी कहा गया था कि त्योहार में कोई आने वाले समय में विशेष रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर अभी त्योहार के मद्देनजर 2 दिनों तक जो भी प्रदेश में लॉकडाउन वाले शहर हैं वहां पर 4 घंटे के लिए रियायत दी गई है। हालांकि ये छूट भी लोगों को कम ही लगेगी, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उस लिहाज से ये जरूरी भी है कि लॉकडाउन का पालन जो है वो बेहतर तरीके से किया जाए। हालांकि अभी जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर इसकी सबसे चपेट में है और जो भी सबसे ज्यादा जद में इसमें आ रहे हैं, इसमें कोरोना वॉरियर्स ही आ रहे हैं। 31 पुलिसकर्मी जो हैं वो संक्रमित निकले हैं और अब यहाँ पर चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि इंडोर स्टेडियम में भी ये देखा जा रहा है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एम्स फुल है, इसके अलावा मेकाहारा जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वो भी अभी फुल हो चुका है। इसके अलावा माना में भी ये तैयारी की जा रही है कि वहां पर भी मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक साथ जो मरीज आ रहे हैं उन्हें उनका इलाज और उनके साथ ही साथ फिलहाल जो लॉकडाउन की स्थिति देखना, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल के सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी आने वाले समय में बकरीद और रक्षाबंधन का त्योहार है, इस दौरान लोगों की भीड़ ज्यादा ना बढ़े और लोगों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल अभी सरकार ने रखा है और 2 दिनों की ये विशेष रियायत सरकार की तरफ से दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत, लगातार उनकी नजर बनी हुई है, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रायपुर पहुंचे हुए हैं। आज सुबह 11 बजे वो सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात भी करेंगे। सीएम से कई मुद्दों पर उनकी चर्चा होनी है, कई मुद्दों पर बातचीत होगी, ये खुद प्रहलाद जोशी ने कहा। कोल ब्लॉक की नीलामी पर सहमति बनाने पर बातचीत होगी। सरकार ने कई बिंदुओं पर अपनी आपत्ति और असहमति जताई है, उसे लेकर उसे सुलझाने की कोशिश होगी। और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत ने भी मुलाकात की और अपने लोकसभा क्षेत्र के कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग की। सांसद ने केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष कोरबा लोकसभा क्षेत्र में एसईसीएल के अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज एसईसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसमें कोरोना काल में कोयला उत्पादन लक्ष्य और डिस्पैच, मतलब टारगेट को पूरा करना और उसे बाहर भिजवाना, इसकी समीक्षा की जाएगी।
खबर रायपुर से, बंद नहीं होगा 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा का संचालन। 31 जुलाई के बाद भी एम्बुलेंस सेवा संचालन की सहमति मिल गई है। जीवीके का ये कहना है, जीवीके वो कंपनी है जो इस एम्बुलेंस का संचालन करती है, और ईएमआरआई ने सेवा संचालन, जीवीके ईएमआरआई सेवा संचालन की इसने सहमति दे दी है। नई संस्था के चयन तक सेवा का संचालन जारी रहेगा। मतलब जब तक कोई नया संचालक नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा संचालन चलता रहेगा। पूर्व निर्धारित दरों और शर्तों के अनुसार सेवा की अवधि बढ़ा दी गई है। इधर कोरोना काल है, लॉकडाउन है कई जगहों पर, बावजूद इसके गांजा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच भी वो गांजे की बड़ी बड़ी खेप दूसरे राज्यों तक लाने और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 5 जिलों से लाखों का गांजा बरामद किया गया और गांजा तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर। जगदलपुर में 50 लाख का गांजा बरामद किया गया। बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला तस्कर इसे ट्रक में भरकर बिहार ले जा रहा था। रायपुर में 9 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। कांकेर में 3 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, 2 गिरफ्तार किए गए। महासमुंद में 2 वाहनों से 9 लाख रुपए का 180 किलो गांजा बरामद किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में भी 2 अलग अलग मामलों में 7 किलो गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कोरोना के संक्रमण काल में पहले लोगों को सुविधाएं देने का ऐलान और फिर नियम कानून का हवाला देकर इसमें पेंच फंसाना, अब मानो छत्तीसगढ़ की ऐसी नियति बन गई है। ताजा मामला आम लोगों को राशन दुकान से निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर समेत अन्य सामान देने का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के करीब 57 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए 1 किलो शक्कर, सैनिटाइजर और मास्क देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसमें अब पेंच फंस गया है। दरअसल इस स्कीम को केंद्र से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ही कह रहे हैं, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी का इंतजार है। जिनको प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर निःशुल्क देने के लिए, साथ में सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए हमने आग्रह किया है, और जब ये वहाँ से प्रस्ताव स्वीकृत होगा तो ये वितरण सुनिश्चित हो पाएगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि अपनी व्यवस्था के बजाय हर बार केंद्र की ओर सरकार मुंह ताकती है। राज्य सरकार कोरोना के इंतजाम में हर मामले पर फेल है। ये सरकार की विफलता है, प्रदेश सरकार की, कि अभी तक जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, चाहे सैनिटाइजर की हो, चाहे मास्क की हो, ये तो पर्याप्त मात्रा में सरकार को चाहिए था, प्रदेश सरकार को, कि इसकी समुचित व्यवस्था जो है अपने संसाधनों से करते, लेकिन केवल उनको केंद्र पर आरोप लगाना, यही इनकी पूरे कोरोना काल के दौरान हम देखेंगे। अब सवाल ये है कि जब अभी इस योजना के लिए केंद्र सरकार को सिर्फ प्रस्ताव ही भेजा गया है, तो बगैर केंद्र की मंजूरी के सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपाने लगी? सवाल ये भी है कि मौजूदा वक्त में योजना की जरूरत को देखते हुए बगैर किसी राजनीति के केंद्र को जल्द से जल्द मंजूरी नहीं देनी चाहिए। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। एक तरफ बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए कई कानून बनाए गए हैं, वहीं किसी पेड़ को बिना अनुमति काटना गैरकानूनी भी है। लेकिन इंसान अपनी सुख सुविधाओं में इतना अंधा हो गया है कि उसे न बेजुबानों का दर्द दिखता है, न कानून का खौफ नजर आता है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। शायर वजीर बद्र की ये पंक्तियां इन बेजुबानों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो चेहरे पर मायूसी लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें किस खता की सजा मिली है। कोई माँ अपने बच्चे को तलाश रही है, तो कोई अपने घोंसले को। घोंसले टूट गए हैं, कईयों की जान भी चली गई है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्यों उनके साथ हुआ। बेजुबानों को इस तरह बिलखते देख आसपास के लोग भी दुखी नजर आए। जिस तरीके से जस्ट मेरे पीछे में जो आम का पेड़ था, इसमें हमने कॉलेज भी यहीं पे हम बचपन से आते जाते रहे हैं और देखे थे यहाँ पे लगातार बहुत सारे बगुलों का यहाँ पे बसेरा हुआ करता था।
लेकिन अचानक से इसे जो पेड़ कट जाने की वजह से बगुलों का और उनके बच्चों का नुकसान हुआ, उनके प्राण तक चली गई है। बहुत सारे बगुले यहाँ पे मर चुके हैं, जिनके घोंसला था उनका घोंसला टूट चुका है। बेजुबानों की दर्द भरी दास्तान सूरजपुर की है, जहां वर्षों पुराने आम के पेड़ पर बगुलों ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन पेड़ के मालिक को इनका गंदगी करना पसंद नहीं आया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पेड़ कटवा दिया। इस पूरे मामले की जानकारी जब जिले के डीएफओ को लगी तो वह भी भावुक हो गए और पेड़ काटने की जांच की बात कही। हमारे नॉलेज में आए और सुनकर जो है बड़ा दुख हुआ मुझे, और मैं तत्काल रेंज अफसर को निर्देश दे दिया हूँ कि उस मौके में जाके जांच करें किसने काटा है, किस प्रकार से किया है, किस जानवर की हवास जो थी उसको मतलब विनाश किया है उन्होंने, इसको कार्रवाई करवाता हूँ। बहरहाल